हेलो नमस्कार साथियों, यापू 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का दोस्तों अध्याय 5 हम लोग देखने जा रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। दोस्तों लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर है अध्याय 5 में दोस्तों, एनसीईआरटी का क्लास 9th का। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, बुक है तो आप लोग मिला भी लीजिएगा। आप लोग इस चैप्टर को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, 1 से 2 बार या 3 बार दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से इस बार बीपीएससी 3.3 बीपीएससी 3.0 में 3.0 में दोस्तों बीपीएससी 3.0 में दोस्तों इस चैप्टर से आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 16 क्वेश्चन आपके पास अगर बीपीएससी 3.0 का अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमिका देखिए, पिछले 2 अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारण अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तथ्य जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तथ्य है अधिकारों का उपयोग। दोस्तों इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूरी जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। फिर से देखिए, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्धारण करते हैं। इस पुस्तक में आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन से कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं दोस्तों। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्याय की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत में केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों को चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैप्टर को जरूर से जरूर 2 से 3 बार देखिएगा। अधिकारों के बिना जीवन। दोस्तों इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले भी सभी 4 अध्याय में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चाओं के आधार पर भर सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। प्रिय श्री टोनी ब्लेयर है दोस्तों, प्रिय श्री टोनी ब्लेयर। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे, मैंने 2 साल पहले आप अपना पत्र लिखा था। आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करता रहा हूँ, आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हुए हैं? वे दूर दराज के गुआंतानामो बे में क्यों रह गए? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलती नहीं किया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं और लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों में पिताजी के बिना ईद मनाई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बारे में मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जामिल अल बन्ना, उम्र में 9 साल बड़े हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग। इधर देखिए,
अध्याय 1 में लोकतंत्र की परिभाषा में है दोस्तों। अध्याय 2 में आपका हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, कैसे है, क्योंकि। अध्याय 3 में भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को डैश का डैश अधिकार है दोस्तों। अध्याय 4 में अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार। अध्याय 4 में आइए तीन उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है। चलिए, ग्वांतानामो बे का जेल देखिए, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामले में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई है दोस्तों। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वाले को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली है कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वाले, मीडिया के लोग और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना और किसे नहीं। ना तो किसी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिका सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया दोस्तों। चलिए देखिए आगे। लोगों को नेक्स्ट पॉइंट है, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान पर रोक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए सऊदी अरब में नागरिक अधिकार देखिए। ग्वांतानामो बे का उदाहरण एक अफवाह जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर भी विचार करें। चलिए देखते हैं हम लोग। देश में एक वंश का शासन चलता है। दोस्तों, और
राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। ये सऊदी अरब का बात बता रहा है दोस्तों। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोसोवो में जातीय नरसंहार। देखिए दोस्तों, आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत है। पुराने यूगोस्लाविया क्या है दोस्तों? प्रांत है, जो अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानिया लोगों की बहुत संख्या ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाजा से सब्र लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सब्र राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की थी। उग्र सब्र राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानिया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। इनकी इच्छा थी कि देश में सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानिया लोगों जैसे अल्पसंख्यक या देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार करें। सर्बो एक कास्ट होगा दोस्तों, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में मिलोसेविक ने जो कुछ किया, क्या उसका समर्थन करते? सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी योजना क्या सर्ब लोगों के वास्तविक हित में ही थी? चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानिया परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इमेज के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज़ सुनी और पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास ना मकान था, ना पति, ना शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई भी चीज था दोस्तों। समाचार में आई यह कथा उन हजारों अल्बानिया लोगों के साथ बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनावों में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा दोस्तों। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। खुद करें खुद सीखें। देखिए, कोसोवो की बतीसा की तरफ से 1984 के सिख विरोधी दंगों या 2002 के गुजरात दंगों में वैसी स्थिति झेलने वाली किसी महिला के एक पत्र लिखिए। सऊदी अरब की महिलाओं की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नए एक ज्ञापन लिखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। अधिकार विहीन जीवन, इन 3 मामलों के मिलते जुलते उदाहरण भारत में भी हैं। उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? देखिए, पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें,
भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रपट, हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें। फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएं। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह भारतीय उदाहरण दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र के अधिकार 5.2 में है दोस्तों। चलिए, हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उनके बारे में सोचिए। गुआंतानामे बे के कैदियों और सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 या 2002 के दंगों शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपर्युक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे? चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातें की गारंटी होगी। अमीर या गरीब या ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? चलिए देखते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों और अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते हैं जो दूसरों को कष्ट दे, नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। यूगोस्लाविया के सब्र लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते, सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होना चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही क्या गलत। क्या समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200
साल 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता है। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होने ही अजीब लगता है, ना होना ही अजीब लगता है दोस्तों। वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, बीपीएससी 2.0 में यहाँ से पूछा गया था 9 to 10 में दोस्तों। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, क्वेश्चन होगा तो दोस्तों। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित परत में ना लिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं दोस्तों। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं तो इनका उल्लंघन करते हैं। देखिए कार्टून को भी देखिए दोस्तों। चुनी हुई सरकार द्वारा अपने नागरिक के अधिकार की रक्षा ना करने या इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन से हैं? सरकार ऐसा क्यों करती है? चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे देखते हैं। तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसे स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे का अधिकार करते हैं तो उनमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होना चाहिए। अधिकार लोगों का तार्किक दावे है, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। देखिए लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? चलिए देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है दोस्तों। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार जो है बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी, जैसे अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकार को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है, पर वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होता है दोस्तों। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अधिकार विश्व में अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों की विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने अधिकार की प्रस्तावना पढ़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देता है। ये अधिकार भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट। आप जानते हैं हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नजर डालेंगे। समानता का अधिकार देखिए दोस्तों।
हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं दोस्तों। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। किसी राजनेता या सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर या मजदूर या सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब एक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके साफ किया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में अभी नागरिकों के लिए पहले चलिए देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, फिर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 अधिकार इधर नीचे है दोस्तों, 3 आपका ऊपर है, 3 नीचे। शैक्षणिक और सांस्कृतिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। दोस्तों ये आपका 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। चलिए, अवसर की समानता है, रुक जाइएगा, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों के विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट देखिए, सब दौड़ रहा है दोस्तों। स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है दोस्तों। किसी भी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के बहुत
बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। रुक जाइए दोस्तों, ऊपर जो दिया गया है हेडिंग उसको थोड़ा देख लेते हैं लाल बॉक्स में दोस्तों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, छुआछूत के अनेक रूप दोस्तों। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के लिए बाल नहीं काटते। हजाम जो है नौवा दोस्तों, दलितों का बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। नेक्स्ट देखिए, दलित छात्राओं को कक्षा में अलग बैठना होता था और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता था। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था दोस्तों। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उनकी पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता था। ये सभी काम और छूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? फिर नेक्स्ट देखिए, खुद करें खुद सीखें दोस्तों। किसी भी स्कूल में, खेल के मैदान में, किसी स्टेडियम में जाकर 400 मीटर दौड़ पट्टी को गौर से देखिए। वहां बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ी के अंदर वाली लेन के खिलाड़ी से आगे के स्थान से दौड़ शुरू करने क्यों दिया जाता है? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर से दौड़ प्रारंभ करें तो क्या होगा? इन दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले को समान बनाती है? नौकरियों में प्रतिद्वंद्विता के मामले में भी इसी चीज को लागू करते हैं। कीजिए, किसी भी बड़ी सार्वजनिक इमारत को गौर से देखिए और क्या वहां विकलांग के आने जाने के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? विकलांग लोग उस जगह का उपयोग किसी भी अन्य व्यक्तियों की तरह ही कर सके। क्या इसका कोई विशेष इंतजाम वहाँ है? ज़्यादा खर्च होने पर भी क्या वे विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए? क्या वे विशेष इंतजाम समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किसी भी तरह छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया और यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उसके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है दोस्तों। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना होना, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश ना दे कि ऐसे करो और वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है दोस्तों। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर दूसरा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, फिर देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और नेक्स्ट देखिए, कोई भी काम करें, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता दोस्तों। फिर याद रखिए कि हर नागरिक को ऐसी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है।
इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगा सकती है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब हुआ हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों और रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, क्या गलत संकीर्ण विचारों के प्रचार करने वाले को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा उन्हें लोगों को भ्रमित करने और अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। करने की स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को पर्चा छपवाकर या अखबार पत्रिकाओं में लेख लिखवाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। साथियों, आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने और बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। ये वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों पर आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वाले को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनका गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर ग्वांतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामले में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज़ों जीवन
रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इधर कुछ दिया गया है, चलिए कुछ नहीं दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या वे उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के हैं? अगर हाँ तो प्रत्येक संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सेंटनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबिंबित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया है और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वहीं कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों में काम करने वाले को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज कराने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया दोस्तों। चलिए देखिए आगे। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार पर निषेध करता है। पहला संविधान जो है, मनुष्य जाति को पहले खरीद बिक्री होता था, उसे अवैध किया गया। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता था। दूसरा देखिए आपका है, हमारे संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, मतलब कानूनी प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। बिना किसी के किए हुए पर किसी को बलजबरी काम नहीं करवा सकते आप। बेगार प्रथा मतलब दोस्तों, बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा हो गया, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है, बच्चे को काम आप नहीं करवा सकते। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने और प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने की कानून शामिल है दोस्तों। चलिए आगे, खुद करें खुद सीखे। देखिए, क्या आपको अपने प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी का पता है? अगर नहीं तो क्या आप यह पता कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में अलग अलग काम करने वाले से बात करके यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनकी न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। उनसे पूछिए कि क्या उनको न्यूनतम मजदूरी का पता है। उनसे यह भी पूछिए कि उसी काम के लिए क्या मर्द और औरतों को समान मजदूरी मिलती है। चलिए देखिए, इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम एवं लंबा पत्र या शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन की उजागर करते हुए अदालत के लिए अर्जी देखिए। मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव में 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले में ओलूर में बेचा गया और आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले में जुड़े तथ्यों को जांच करने का आदेश दे।
मार्च 25 का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के होमपेट, मांडूर और इकाल इलाके में लो अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई का काम किया जा रहा है। तो उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं, ना ही तय मजदूरी और ना ही उनके काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्तर से काफ़ी अधिक है भी उनके आँख या नाक या कान में जाती रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफ़ी ऊंची है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आगे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आया कि पहले यहाँ प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, वह अब 41 हो गया है। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे दोस्तों। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। भारत का कोई भी धर्म नहीं है। विश्व के अन्य देशों में समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए दोस्तों। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब है किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपना इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना, उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर यानी पैसा देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। चलिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हम लोग देखते हैं दोस्तों।
आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, नागरिकों को विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिल लेने से नहीं रोका जा सकता है। फिर देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ होता है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाले का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले का बहुमत है और कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम आबादी में है दोस्तों। उन्हें अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाता है जिनकी संख्या कम होती है। हमें यह अधिकार कैसे मिल सकता है दोस्तों। देखिए, यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाले ना हो। और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपर्युक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने का उपाय है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है दोस्तों। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावित करता है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को भी प्रभावित करता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नागरिक या कोई संस्था, फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इसमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है दोस्तों। बहुत VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ। चलिए, मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकार को गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बन सकता। कोई फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकार का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, जिनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका, सरकार और संसद स्वतंत्र है।
सरकार, न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। चलिए बॉक्स में जो दिया देख लेते हैं दोस्तों। क्या आपको अपने मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की से राष्ट्रपति भी रोक सकते हैं? नहीं दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है, आप स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, VVI है, ये याद रखिएगा। क्या आप अपने ऊपर बने न्यूज कोलाज पर ध्यान दीजिए, न्यूज कोलाज पर ध्यान दीजिए। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इसके बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन और संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करती है। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सब पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। कैसा आयोग है? एक स्वतंत्र आयोग है दोस्तों। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्ति किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। या पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की भाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत का दस्तखत किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यह जिम्मेवारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप है। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करती है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है और अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह या जसमदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकती है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकती है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकती है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। पते पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, JPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023 आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है, ना फॉर्म है, ना ही कोई तय तारीख है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह 26 राज्यों में 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग अधिक जानकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए ब्लू बॉक्स में क्या दिया गया उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इन खबरों को पढ़िए और प्रत्येक में जिस अधिकार की चर्चा की है उसकी पहचान कीजिए दोस्तों। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंध के
लिए अलग संगठन बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सरकार को यह चेतावनी दी गई, सिख समुदाय अपने धार्मिक मामले में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जून 2005 का ये पब्लिश है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षण को गैर कानूनी करार दिया 2005 में दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया राजस्थान सरकार ने दोस्तों। ईसाई नेताओं का कहना है कि इस विधेयक से अल्पसंख्यकों को डर और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। चलिए अब लोग आगे चैप्टर पर चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका कहते हैं दोस्तों। ऐसे मामलों को क्या कहते हैं? जनहित याचिका दोस्तों। जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी भी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसा मामला जज के नाम को पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। चलिए, क्या आपके राज्य में मानवाधिकार आयोग इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। इस अध्याय में आइए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले या आपको ज्ञात किसी भी ऐसे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक आवेदन लिखें। चलिए देखिए, अधिकारों का बढ़ता दायरा दोस्तों। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, या नहीं कि मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों को स्रोत हैं। हमारे संविधान, हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों के दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ रहा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। इन्हीं से निकली है अब स्कूली शिक्षा हर भारतीयों का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों की सूचना का अधिकार देने पर कानून भी पास कर दिया। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और व्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत है दोस्तों। सरकारी दफ्तरों में सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान में अनेक दूसरों अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर है, पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था, दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दबावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की। जरा सोचिए, क्या ये अधिकार सिर्फ वयस्क लोगों के हैं? बच्चों के लिए कौन कौन से अधिकार हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए
अधिकार सामने आ रहे हैं, ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इसमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों को और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फोन टेप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेत्र को प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र देखिए। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकार को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को सीधे नहीं जुड़े हैं। इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक अधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने और अपने जीविका का उपार्जन करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट देखिए, काम करने का सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार। मजदूर और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार दोस्तों। समुचित जीवन स्तर जीने का अधिकार, पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है और सामाजिक सुरक्षा और बीमा का भी अधिकार है दोस्तों। स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं के खास ख्याल और बीमारियों से रोकथाम है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा समान अधिकार है दोस्तों। देखिए प्रतिज्ञा पत्र, देखिए प्रतिज्ञा पत्र नियमों और सिद्धांतों के कायम रखने का व्यक्ति समूह या देशों के वायदा, ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा, सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी नैतिक अधिकारों की मांग। दलित देखिए, ऐसी जाति जन्मा व्यक्ति जिसमें दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर जातीय समूह देखिए, मानव जाति ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। सम्मान देखिए, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया, उसे समन कहते हैं। अवैध व्यापार देखिए, अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष के बच्चों को खरीद बिक्री अवैध व्यापार है दोस्तों। फिर देखिए रीट दोस्तों, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश, उसे रीट कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन दुनिया भर के मानवाधिकार उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका चैप्टर लोकतांत्रिक 9th का कंप्लीट हुआ है। आप भाई बहनों से गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।